हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियां हैं, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से हमारे जो विचारक रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी पद्धतियों का प्रचलन रहा। उन्होंने अपने-अपने मतानुसार बहुत सारी पद्धतियों को अपने अनुसार ढालकर और विवेचित किया है। वस्तुतः साहित्य के इतिहास लेखन में ऐतिहासिक बोध, आंतरिक दृष्टि, विवेक और संतुलन की अपेक्षा अधिक रहती है। साहित्य के इतिहास लेखन की निम्नलिखित पद्धतियां हमारे सामने प्रचलित है। जब इतिहास लेखन किया गया हिंदी साहित्य का, तब प्राचीन समय में ये पता नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। इस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपने मतानुसार विभिन्न समय में बांधने की कोशिश की। जितना साहित्य उन्हें प्राचीन समय में उपलब्ध हुआ, उतने ही साहित्य को उन्होंने आदि माना। इसी वजह से पहले आदिकाल को रखा गया। हिंदी साहित्य को प्रारंभ किया, छोटी-छोटी चीजों को उन्होंने जोड़ा और जोड़ने के बाद में एक विस्तृत साहित्य की पद्धति का निर्माण किया। इतिहास साहित्य के लेखन की पद्धतियों में विशेषकर साहित्य के इतिहास लेखन की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति के अनुसार साहित्य के इतिहासकारों का वर्णन वर्णमाला के अक्षरानुसार किया जाता है। मतलब वर्णमाला की पद्धति है, क्रमबद्ध तरीके से अक्षरों को रखकर उनके जो मात्राएं हैं उनको लगाकर, जिस प्रकार से पहले के समय में बाड़ा खड़ी चलती थी, हम पढ़ाते समय बाड़ा खड़ी का प्रयोग अधिक करते थे। और बाड़ा खड़ी का जब हम प्रारंभिक प्रयोग करते थे तो शुद्ध उच्चारण पद्धति का प्रयोग किया जाता था। बच्चा बार बार संवेश स्वर में बोलता था, एकहरे स्वर में बोलता था, फिर स्वयं का अवलोकन करता था और फिर धीरे धीरे मात्राओं को जोड़ जोड़कर उन्होंने शब्दों का निर्माण करना प्रारंभ किया। इसी वर्णमाला पद्धति को अक्षर अनुसार रखा जाता था। यह इतिहास लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति कही जाती है। इसमें माना जाता है कि जो गार्सातासी इतिहास लेखक हुए, जो प्रथम हुए थे हमारे इतिहास के हिंदी साहित्यकार के पहले साहित्यकार माने जाते हैं, गार्सातासी द्वारा रचित एक इस्तवार द ला लिटरेचर एंडी ए हिंदुस्तानी में इसी पद्धति को स्वीकार किया गया था। वह वर्णाक्रम पद्धति के अनुसार ही वर्णमाला को मुख्यतः रखते हुए उन्हीं की मात्राओं को शब्दों से जोड़ते हुए आगे नए शब्द निर्माण करते थे। वर्णों को जोड़ा, शब्द बनाया, शब्द से वाक्य बनाए और इसी पद्धति का निर्माण किया और इसी का अवलोकन किया। लेकिन शिव सिंह सेंगर जो हमारे हिंदी के यहाँ के जो भारतीय साहित्यकार हुए, इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से एक अपनी किताब लिखी, पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इसी पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया, अवलोकन करते हुए गार्सातासी का उसका हिंदी रूप में इन्होंने प्रयोग किया। इस प्रणाली पर आधारित ग्रंथ को साहित्यकार कोश का अभिधान दिया जा सकता है। दूसरी पद्धति है हमारी कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में रचनाकारों का उल्लेख ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काल क्या है, समय की गणना के अनुसार विस्तृत जो हमें साहित्य मिलता गया, जिस प्रकार का भी साहित्य मिला उसको हमने साहित्य में जोड़ा और उनकी रचना काल के अनुसार उनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया और जिस तरीके से व्यवस्थित किया उसी प्रकार से उनको रखा और उसी को इन्होंने कालानुक्रम पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। हिंदी में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रेशन द्वारा रचित एक उनका साहित्य है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो किताब है उसमें उन्होंने इसको प्रयोग किया। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद में किया गया था। ठीक है, मिश्र बंधुओं में हमारे जो कवि बंधु थे उन्होंने मिलकर
मिश्रबंधु विनोद नामक रचना की और उसी रचना में उन्होंने इस पद्धति को अपने हिंदी भाषा में प्रयोग किया। साहित्य के इतिहास का प्रयोजन प्रमुख रचनाकारों का परिचय देना मात्र नहीं था, वह तो तभी सफल माना जाएगा जब इतिहास लेखक उस व्यापक पीठिका का निर्देशन भी कराएं जिससे संबंधित साहित्य लिखा गया है। युग की पृष्ठभूमि सर्जक के युगीन परिवेश का भी काव्य लेखन में बहुत योगदान है। अतः इस पद्धति से लिखे गए ग्रंथ कविप्रत संग्रह कहे जाते हैं। कविप्रत संग्रह मतलब बहुत सारे कवियों के द्वारा जो कालानुक्रम के अनुसार, पद्धति के अनुसार उन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी, उनको व्यवस्थित ढंग से समय अनुसार व्यवस्थित करना ही, क्रम में रखना ही कालानुक्रम पद्धति कहलाई। तीसरी पद्धति अपनी वैज्ञानिक पद्धति है। विज्ञान, जैसे कि विज्ञान शब्द से अपन जानते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इन दोनों पद्धतियों में जो कमियां रही, उन कमियों को दूर करते हुए विज्ञान कहता है कि हम तरीके से करें, हम अपने तरीके से करें, हम सामने वाले के तरीके से करें, जिससे कि वह आसानी से, सहजता से ज्ञान का सहज रूपांतरण किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, एक दूसरे में स्थानांतरण किया जा सके। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है। इन तथ्यों को अपन क्या कहते हैं, विषय वस्तु। हमारे जो साक्ष्य हैं, जो हमारे प्रमाण हैं, उन्हीं को हम तथ्य के रूप में रखते हैं। उन प्रमाणों को इन कवियों ने, वैज्ञानिकों ने इस पद्धति में उन प्रमाणों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया और तर्कपूर्ण तरीके से उनकी पुष्टि की। साक्ष्यों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा अपने साहित्य को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें भी व्याख्या और विश्लेषण न होने के कारण कवि और उसके काव्य का मूल्यांकन नहीं हो पाता था। कवि अपनी व्याख्या किस ढंग से प्रस्तुत करना चाह रहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य शब्दों का वह मेल है जिसमें व्याख्या विस्तृत रूप से की जाती है। और विस्तृत रूप से करने का मतलब है कि छोटे छोटे शब्दों को भी विभिन्न पर्याय शब्दों के माध्यम से व्याख्यायित किया जाता है, बताया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में क्या दोष रहा कि वह शब्द पर ही निश्चित हो जाती है। वस्तुतः वैज्ञानिक पद्धति शोध कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी रहती है। हिंदी साहित्य में चौथी पद्धति जो है विधेय पद्धति, यह अंग्रेजी के पॉजिटिविज्म का हिंदी अनुपात है ना। उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, हमारे जो सकारात्मक विचार हैं, उन विचारों को उन्होंने हिंदी अनुवादित किया। यह एक ऐसी प्रणाली है विधेयवादी, विधेय कहते हैं मतलब नियमों में बंधकर, है ना, जिसके अंतर्गत असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। मतलब हर तरीके से जहां जहां शून्य साक्ष्य मिले, जो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होते, सह संबंध नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनकी साक्ष्यता, उनकी प्रामाणिकता या कालक्रमानुसार उनके तथ्यों को हम एक दूसरे से जोड़कर एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। इस पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय माने जाते हैं। विधेय पद्धति के जन्मदाता कौन है? तेन महोदय। तेन महोदय ने विधेय पद्धति को 3 शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया है। यह शब्द, पहला शब्द है जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण। ये तीनों ही हमारे साहित्य को एक साथ जोड़ते हैं, इनका सह संबंध स्थापित करते हैं। उनका यह विचार रहा कि किसी भी साहित्य के इतिहास को हृदयंगम करने के लिए, मतलब आत्मसात करने के लिए, अंदर अपने आप में ज्ञान को संग्रह करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उससे संबंधित जातीय परंपराओं,
राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। विद्या पद्धति में हर चीज को जोड़ा गया, राष्ट्र को, हमारी व्यवहारिक परंपराओं को, हमारे समाज में विभिन्न जातियों को, हमारी जातियों में विभिन्न चल रही परंपराओं को और सामाजिक वातावरण को, जो छोटे बालपन से, युवावस्था से वृद्धावस्था, हर अवस्थाओं को जोड़ा गया, हर परिस्थितियों को जोड़ा गया, जो कि एक व्यवहारिक जीवन में अति आवश्यक विश्लेषित घटनाएं होती हैं। उन्हीं घटनाओं को हम जब लिखते हैं तो वो हमारा साहित्य बन जाती हैं। यह पद्धति हिंदी में प्रौढ़ लेखक जो रामचंद्र शुक्ल हुए, उनके द्वारा रचित एक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में इस पद्धति को अपनाया गया। अब माना भी जाता है रामचंद्र शुक्ल जी का ही इतिहास प्रमाणिक माना गया है। उन्हीं के द्वारा जो रचित है या काल विभाजन है, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसे हमारी हिंदी साहित्य में सभी साहित्यकार प्रमाणिक मानते हैं। उनका कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति, मतलब जो हमारे यहाँ का मूल भाव होता है, ध्यान आकर्षण, व्यवहार, आदतें का संचित प्रतिबिंब होता है। का मतलब परछाई होती है, हम उसको देखते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे साथ कोई व्यवहार किया जो हमारे अपने हैं, हमारे पिता हैं, और मान लीजिए वही प्रतिबिंब उसी जैसा व्यवहार कोई हमारा चाचा भी करता है, हमारे बाबा करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पिता का ही प्रतिबिंब है। इसी तरीके से वही आदतें, वही हमारे समाज में बार बार जब रिपीट होती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा साहित्य दोहराया जाता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होता है, हर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपराएं बदलती हैं, कुछ ना कुछ उनमें अंतर आता है, हम उन्हें परिमार्जित करते हैं और अपने काल क्रमानुसार, अपने समय अनुसार, अपनी जीवन शैली अनुसार हम उन्हें परिवर्तित कर लेते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। पांचवी पद्धति है समाज शास्त्रीय पद्धति। ये इस पद्धति के जो उद्बोधक माने, विचारक जो प्रतिपादक माने जाते हैं, वो हमारे कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स माने जाते हैं कि द्वंद्वात्मक मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो हमारे व्यक्ति थे, उनको समाज में जो विभाजित किया, इन्होंने ये समाज के आधार पर इस समाज शास्त्रीय पद्धति का उत्पादन किया। भौतिक क्या है? जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे आसपास व्याप्त है, हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, हमारे भौतिक जीवन मतलब जो दृश्य है, हम जिसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक अच्छा व्यवहार करे तब भी व्यक्ति अनुभव करता है, एक कोई खराब व्यवहार करे व्यक्ति तब भी उसको अनुभव करता है। तो इसी तरीके के दो वर्गों में विभाजित किया कार्ल मार्क्स ने समाज को, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। दो वर्गों में जब इस समाज को उन्होंने विभाजित किया तो उसी प्रकार के व्यवहार को इन्होंने इंगित किया समाज में, उसी को साहित्य में, उसी प्रकार से इन्होंने साहित्य को भी विभाजित किया कि कौन पतन से उत्थान की तरफ जा रहा है, कौन उत्थान से पतन की ओर आ रहा है। साहित्य निश्चित रूप से सामाजिक सर्जना होती है, मतलब निर्माण कार्य होता है। हमारे समाज का निर्माण एक छोटा बच्चा भी करता है, एक बाल समाज भी करता है, एक विद्यालय भी करता है। विद्यालय को भी हम लोग समाज ही कहते हैं। जब विभिन्न बच्चे होते हैं, हर धर्म हम समुदाय से आते हैं, हर भावना को लेकर आते हैं, अपने यहाँ की परंपराओं को लेकर आते हैं, उनको सबको समाहित किया जाता है। समाज एक वह है जिसमें हम सभी का सम्मान करें, सबकी भावनाओं की कदर करें, सबकी परंपराओं को माने, वही समाज है कार्ल मार्क्स के अनुसार। अतः उक्त दोनों ही भावनाओं को, मतलब शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, दोनों की भावनाओं को उन्होंने साहित्य में देखा है और उसी के आधार पर साहित्य का विभाजन किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति समाज और व्यक्ति के असंगतियों एवं
उन अंतर विरोधों को पकड़ने और पहचानने का श्रम उठाती है जो मनुष्य को व्यथित किए रहते हैं। ये असंगतियां और अंतर विरोध साहित्य में रहती हैं, उनकी जांच परख करना भी आवश्यक है। जैसा कि हमें कभी कभी कहानियां पढ़ते हुए, कोई घटनाएं पढ़ते हुए, रिपोर्टाज पढ़ते हुए, डायरी लेखन पढ़ते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है ये हमारे ही जीवन की कहानी है, हर जीवन की कहानी है। तो यही हमारा समाज है। उन्हीं अंतर विरोधों को कार्ल मार्क्स ने पकड़ा और अपने साहित्य का विषय बनाया और उसी प्रकार से साहित्य को उन्होंने रचना प्रारंभ किया, उसी को समाज शास्त्रीय पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया। यह कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी और समाज शास्त्रीय पद्धति का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। साहित्य के इतिहास लेखक के लिए आंतरिक दृष्टि, विवेक, इतिहास बोध आदि जो तत्व है हमारे मूलभूत साहित्य के, उनका होना अपरिहार्य अनिवार्य तत्व है। ये लेखक को निष्पक्ष रहना चाहिए। समाज में रहते हुए समाज के ऊपर जब लिखने बैठता है लेखक, तो निष्पक्ष अंतर्दृष्टि से ही विवेचन करे, नहीं तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, नहीं तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित संदर्भ ग्रंथ। जो ग्रंथ हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के मूलभूत है, प्राचीन समय में हमें प्राप्त हुए। नाभादास कृत भक्तमाल जो है कृति नाभादास द्वारा लिखी गई है, कवि द्वारा, भक्तमाल है। इसको 1585 ईस्वी में प्राप्त किया गया, लिखा गया। इसमें 108 छप्पन छंदों में अन्य भक्तों सहित रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। दूसरी कृति है अपनी वेणीदास माधवदास द्वारा, वेणी माधवदास कृत है, रचित है मूल गोसाई चरित्र। ये 1630 में लिखी गई। इसमें दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र लिखा गया। गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता 1640 ईस्वी में, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवन गाथाएं लिखी गई हैं। वल्लभाचार्य जैसे आपके सूरदास जी के गुरु। इस ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत के बारे में, जीवन परिचय के बारे में और कवित्व का परिचय मिलता है। सूरदास के जीवन से संबंधित जानकारी का आधार ग्रंथ भी 84 वैष्णव की वार्ता इसी ग्रंथ में मिलती है। गोकुल नाथ कृत 252 वैष्णव की वार्ता, इसमें विठल नाथ जी हैं, वल्लभाचार्य जी के पुत्र के शिष्यों की जीवन गाथाएं मिलती हैं। धातव्य रहे, मतलब ध्यान रहे कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ थे और विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ थे। जो गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव वार्ता जो 1640 में लिखी गई है, वो विठलनाथ जी के पुत्र थे। ध्रुवदास कृत भक्त नामावली, यह हमें 1641 में मिली है। इसमें 116 भक्तों का संक्षिप्त वर्णन है। तुलसी कृत कविमाला 1655 में मिली। इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह मिलता है। ये राम भक्ति शाखा के तुलसीदास से भिन्न है। इसमें नेक्स्ट भिखारी दास कृत काव्य निर्णय, भिखारी दास कृत काव्य निर्णय 1705 ईस्वी में मिली। इसमें काव्य के आदर्शों के साथ साथ अनेक कवियों का निर्देश किया गया। कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा 1718 में मिली, ईस्वी में मिली। इसमें 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह किया गया। इतिहास साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ जो हमारे थे, जिनको की प्रमाणिकता मिली हुई है, गारसा द तासी, इनका लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया। यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में पेरिस में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण में इस ग्रंथ के 3 भाग हो गए। प्रथम
वह द्वितीय भाग का प्रकाशन 1870 ईस्वी में, वह तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ये तीनों भाग 1834 पृष्ठों में समाप्त हुए। इस ग्रंथ में 738 कवियों का अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति से विवरण दिया गया, जिनमें हिंदी कवियों की संख्या मात्र 72 थी। सभी अंग्रेजी कवि रहे। इस ग्रंथ में कवियों की पहले जीवनी देकर फिर उनके ग्रंथों का नाम निर्देश किया गया है। इस ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। ग्रंथकार ने यह ग्रंथ महारानी विक्टोरिया को रजिया सुल्ताना के समान योग्य शासिका मानते हुए उन्हीं को समर्पित कर दिया था। हिंदी में इसका अनुवाद लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय के हिंदुई साहित्य इतिहास नाम से किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा है। इस जो इन्होंने ये लिखा है उसमें ये टिप्पणी आती है कि रामचंद्र शुक्ल ने दासदासी की जो पुस्तक है उसको क्या कहा, तो वह व्रत संग्रह कहा गया है। द्वितीय हमारे पंडित महेश दत्त शुक्ल, जिनका हमारा भाषा काव्य संग्रह है, इसमें इन्होंने सब अपनी भाषा से संबंधित ज्ञान दिया। और सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ। इसमें कुछ कवियों की जीवनियां और कविताओं का संग्रह हमारा रहा। तीसरे है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ है, जिसको कि 1883 ईस्वी में लिखा गया। यह हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुल 1003 कवियों के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है और उनकी कविताओं के उदाहरणों का वर्णन मिलता है। इन्होंने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। इन्होंने आदिकाल की आरंभिक सीमा भी निश्चित करने का प्रयास किया, जिसे कि 770 विक्रमी संवत माना है। जॉर्ज ए गियर्सन आयरलैंड के निवासी थे। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो अंग्रेजी भाषा में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा 1957 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ। इस ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का पहल प्रयास हुआ। गियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 700 ईस्वी से माना है। इस ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन है। भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम गियर्सन के द्वारा दिया गया, यह हमारी उपलब्धि है। गियर्सन ने भक्ति आंदोलन को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण भी कहा है। इस ग्रंथ में गियर्सन ने अपनी स्पष्ट भाषा को भाषा के नीतिगत रूप में उन्होंने प्रकट किया है। इसमें उन्होंने न तो संस्कृत प्राकृत के कवियों को स्थान दिया और न ही उर्दू फारसियों के कवियों को, सिर्फ इसमें हिंदी के ही कवियों को स्थान मिला। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पांचवा हमारा आता है मिश्र बंधु विनोद। अब देखिए मिश्र बंधु विनोद, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि यह 3 कवि हैं, जिन्होंने के तीनों भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद और हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी साहित्य का विशेष जुड़ाव है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि
कीर्तन शीर्षक से इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। इस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग थे 1913 में ईस्वी में, तथा चतुर्थ भाग इन्होंने 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसमें मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों के जीवन चरित्र का प्रमाणिक वर्णन करते हुए उनकी श्रेणियां भी बनाई हैं। ठीक है। नामकरण में भी मिश्र बंधु विनोद, साहित्य का जो नामकरण किया गया उसमें भी मिश्र बंधु विनोद की बहुत अच्छी भूमिका रही है। मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ के माध्यम से अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का महनीय कार्य किया। इस ग्रंथ को 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। परवर्ती इतिहासकारों के लिए मिश्र बंधु विनोद आधार ग्रंथ कहा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से माना। मिश्र बंधु विनोद के चारों भागों में 4511 कवियों का वर्णन है। मिश्र बंधुओं ने अन्य ग्रंथों में 1910 ईस्वी में रचित हिंदी नवरत्न का नाम आता है, जिसमें 9 कवियों की विस्तृत समालोचना की है। बाबू श्याम सुंदर दास जी, इनके निम्नलिखित ग्रंथ है। हिंदी कोविद रत्नमाला 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 2 भागों में प्रकाशित हुई। इसमें 80 आधुनिक लेखकों के जीवन चरित्र उनकी कृतियों के निर्देश के साथ दिए गए। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में इन्होंने दूसरा साहित्य अपना प्रकाशित करवाया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के थे, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है। 1917 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुई। इसके प्रथम भाग में भारतेंदु पूर्व के जो भारतेंदु जी थे उनसे जो पूर्व में कवि हुए आपके 89 कवि थे, 89 कवियों की इसमें व्याख्या है। द्वितीय भाग में आधुनिक काल के कवि थे, भारतेंदु के बाद के पश्चात के थे। 49 कवियों की रचनाओं का दिग्दर्शन किया है, मिलता है इनके साहित्य में। अब आगे जो हमारे कवि रहे एडविन ड्रिप्स रहे, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका ग्रंथ। यह 112 पृष्ठों की पुस्तक है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। पादरी FEK ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर शीर्षक से 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह 116 पृष्ठों की पुस्तक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में प्रकाशित हुआ। गंगा प्रसाद सिंह अखोरी निवासी हिंदी के मुसलमान कवि थे, जो प्रथम कवि भी माने जाते हैं, प्रसिद्ध भी हुए, जिन्होंने 1926 ईस्वी में प्रकाशन किया। इसमें 152 मुसलमान कवियों के चरित्र जीवन का वर्णन किया है और उनके काव्य का संग्रह किया है। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी तक इन्होंने अपना समय काल इतिहास लेखन में दिया। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल का है। जैसा कि मैंने बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन मान्य है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से जनवरी 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल के इतिहास को हिंदी का प्रथम विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास का आरंभ काल विभाग में जनता और साहित्य का संबंध शीर्ष से किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में विभक्त किया। अपने ग्रंथ में वीर गाथा काल के नामकरण के बारे में उनका कथन है। राजाश्रित कवि जो राज्य के आश्रित थे, राजाओं के आश्रित थे और उन्हीं के आश्रय में रहकर कवि रचनाएं करते थे। और चारण जो उनके कवि थे, युद्धों में जाते, उन्हीं के अनुसार
युद्धों का वर्णन करते थे, उनकी आलोचना नहीं करते थे, उनकी अच्छाइयाँ ही लिखते थे। जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाए जा सकते थे या सुनाया करते थे चारण पाठ, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों गाथाओं का वर्णन उसमें साहित्य में किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिससे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल का, युद्धों का वर्णन है, वीर श्रृंगार का वर्णन है, युद्ध काल का वर्णन है, यशों का वर्णन है, पराक्रम का वर्णन है। इसी वजह से इनको चारण भाटों की गाथाओं के माध्यम से वीर गाथा काल कामचंद शुक्ल जी ने दिया। इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को प्रकरणों या खंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी के अनुसार 10वीं शताब्दी से ही हिंदी में काव्य रचनाओं की अविरल परंपरा मिलती है। अतः हिंदी साहित्य का इतिहास 993 ईस्वी संवत 1050 से माना जाता है। 1050 संवत विक्रमी संवत है। शुक्ल जी ने रचनाओं के प्राचुर्य, रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि को काल विभाजन एवं नामकरण का आधार बनाया। इसके आरंभ में ही काल विभाजन के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ उनके दृष्टिकोण के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य को निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में विभक्त करके फिर प्रत्येक को क्रमशः दो शाखाओं, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा या राम भक्ति शाखा धारा, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा के माध्यम से विभक्त किया। साहित्य अनुसंधान करने वालों के लिए एक सरल और सीधा मार्ग तैयार कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्य मूल्यांकन को प्रमुखता दी। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि विधेय प्रणाली के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने यहाँ साहित्य को विभाजित किया था। उन्होंने लगभग 1000 कवियों को ही अपने इतिहास में स्थान दिया। आचार्य शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया, पहला गद्य खंड, दूसरा काव्य खंड में विभक्त किया। आचार्य शुक्ल जी ने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों को शिव सिंह सरगुजी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान तथा मिश्र बंधु विनोद को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिए थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद, जिसमें श्याम सुंदर दास कृत द्वारा हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी जी कृत कविता कौमुदी, वियोगी हरि कृत ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में से साहित्य सामग्री ली। ब्रज माधुरी सार में ब्रज भाषा के 26 कवियों का वर्णन किया। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा, इन तीनों का योगदान रहा था। ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है हिंदी शब्द सागर। शुक्ल जी के अनुसार गाथा, प्राकृत और दोहा अपभ्रंश भाषा का प्रमुख छंद रहे हैं। प्राकृत भाषा का गाथा रहा और दोहा अपभ्रंश भाषा का प्रमुख छंद रहा। शुक्ल जी ने अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाओं को फुटकल रचनाओं में रखा, जिसका कि कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है। कुछ साहित्य भी हमें जैसे विद्यापति की पदावलियां मिल जाती हैं, इसी प्रकार से हमें मिली। शुक्ल जी ने केशवदास, रहीम जी, सेनापति जी
को सगुण धारा की फुटकल रचनाओं की श्रेणी में रखा। कथन जो था रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो प्रस्तुत हुए, अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। सिद्धों और नाथों, नाथ योगी बताए हैं अपने, उनका ये जो काफी सांप्रदायिक शिक्षा मात्रा रही, क्योंकि ये सिद्ध पुरुष थे। इन सिद्धों ने हमारे समाज में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है हमारे समाज में, और समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। समाज की इनको एक नई दिशा इन्होंने प्रदान की है। इसी में जैसे इन्होंने अपनी योग साधना के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी, एक अपनी अनुभूतियां प्रदर्शित की। मुख्य जो हमारे जीवन की एक सात्विक शैली होती है, एक सकारात्मक शैली होती है, उसको समाज के आगे उजागर किया, समाज के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। तो ये सिद्ध साहित्य ने, सिद्धों ने, नाथ योगियों ने जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं था। वह आराम से अपनी आप में आत्मा परमात्मा, लौकिक अलौकिक दोनों ही संप्रदायों से, तो यह परमात्मा में अधिक लीन, आत्मा में अधिक लीन रहते थे। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसीलिए उन रचनाओं की परंपराओं को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें नहीं माना है, क्योंकि वह संसार के जो भौतिक स्वरूप है उससे विलक थे, अलग थे। इनका वर्णन तो बातों के विचार से किया गया है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा है। यदि हम लोग ध्यानपूर्वक देखें तो ऐसा माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि ये सदुक्कड़ी भाषा थी, पुरानी टकसाली हिंदी के रूप में, उपदेशात्मक रूप में भाषा इन्हें मिली। जहां जहां गए घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट की वाणी, इनका प्रभाव इनकी भाषा पर अधिक पड़ा। समय का प्रभाव भी इनकी भाषा पर अधिक रहा, पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो इनकी अमिट अनुभूतियों का था। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली कभी कहीं कहीं मिल जाती थी देखने। यही भेद है कि हम आगे चलकर कबीर की साखी रमेनी की भाषा पाते हैं। साथी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुक्कड़ी है, पर रमेनी के पदों की जो भाषा है वह काव्य भाषा, ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली की उसमें छटा देखने मिल जाती है। सांप्रदायिक प्रवृत्ति और संस्कार की परंपरा भी दिखने मिल जाती है। वज्रयानी सिद्धों की घट नाड़ी शून्य देश आदि की परंपरा नाथों ने भी जारी रखी थी। अब यहाँ देखिए घट नाड़ी शून्य, ये एक सांसारिक बंधन से मोह से मुक्त अवस्थाएं हैं, जिन अवस्थाओं को नाथों ने सिद्धों ने प्राप्त कर लिया था। ये एक ऐसी अनुभूति है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति इनको प्राप्त नहीं कर सकता। आत्म चेतना परमात्मा से कम मिल जाती है शून्य में जाकर। इन अवस्थाओं में इनकी परा अनुभूति का वर्णन भी हमें कबीर के साहित्य में देखने को मिल जाता है, उलटवासियों में देखने को मिल जाता है, कुंडलियां जागरण को मिल जाता है। आज जिसे हम योग के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, उन अवस्थाओं को हमारे नाथों सिद्धों ने प्राचीन समय में ही सिद्ध कर लिया था। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय के कवियों ने भी इन्हें अपनाया। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए कुछ सामग्री सदुक्कड़ी भाषा, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर की भाषा तो सदुक्कड़ी भाषा है ना। इस प्रकार संत मत के प्रचार के लिए वज्रयानी सिद्धों और नाथ पंथियों योगियों ने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जो ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि पहला काल वीरगाथा काल रहा, उसमें युद्ध हुए,
भयंकर विरोध, अवमानना, चेतना, अशांति, तो उससे भयभीत होकर इंसान जो था, व्यक्ति जो थे, वह भगवान की ओर आकर्षित हुए, शांति की तरफ, शक्ति की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ, जिसे ध्यान दिया गया। और उसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग था भी नहीं कि अपने शांति से बैठना। चारों तरफ धर्म और उसके लिए एक शांति स्थापित हुई। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति के माध्यम से तीनों धाराओं में चलता है। तो व्यक्ति ने कर्म के बाद युद्ध कर्मशील है, उसके बाद ज्ञान भक्ति की तरफ अपना मुख मोड़ लिए। भक्ति आंदोलन चलाए गए, विभिन्न संतों ने चलाई, और उन भक्ति आंदोलनों में उन्हें इतनी शांति मिली, चेतना मिली जनता को, कि उसमें उनकी निराशा समाप्त हो गई। जो निराशा थी, जो निराशा लेकर चले थे, वह अशांति जो लेकर चले थे, भक्ति आंदोलन में उन्हें प्राप्त हुई। भक्ति आंदोलन तो उसी समय निराशा की एक नई दिशा देने वाला था। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है। प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी मनस्वियों से अनुकृत है। आधुनिक काल में गति का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी के वाक्य है, प्रमुख वाक्य है, जो हमें साहित्य में देखने मिलते हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता या भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव जो थे, हमारे केशवदास जी, साहित्य के बहुत प्रखंड विद्वान थे, लेकिन लचीलापन उनके साहित्य में नहीं देखने को मिला। कहीं पर भी उनके भावुकता नजर नहीं आई। जो हमारे संचारी भाव है, हमारे जो हर्ष है, उल्लास है, उनके हृदय में प्रभावित नहीं हुआ, या उनके साहित्य में हमें देखने को नहीं मिला। तो ये उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ये घनानंद साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक रहे। रीति कवि बिहारी के लिए जो शुक्ल जी ने कहा है, जिस कवि में कल्पना की समाहर शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। यह रामचंद्र शुक्ल जी का बिहारी जी के लिए एक कथन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, इन्हें उपाधि मिली है हरिओत की। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लेखन के नाम से इन्होंने अपनी एक कृति प्रस्तुत की, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ। सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। रमाशंकर शुक्ल रसाल के नाम से प्रस्तुत है। इनके प्रश्न आते भी हैं उपनामों से संबंधित। रसाल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में प्रकाशित किया गया। कृपाशंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित करवाया। राहुल सांस्कृत्यायन जी, महापंडित, बहुभाषा व्यक्ति, विभिन्न भाषाओं को उन्हें ज्ञान था। विभिन्न भाषाओं की बहुभाषा वेद की उपाधि से विभूषित भी थे। सांस्कृत्यायन जी इतिहास, दर्शन, गणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूगोल और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इतनी भाषाओं का ज्ञान था। इनके निम्नलिखित ग्रंथ हैं। पुरातत्व निबंधावली 1937 ईस्वी में, इसमें इन्होंने सिद्धों का चित्रण किया है कि सिद्ध परंपरा क्या है, सिद्धों की शैली कैसी है, व्यवहार कैसा है। नेक्स्ट है हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी में। यह अपभ्रंश काव्य संग्रह है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अगला है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र में यायावर जो होती हैं, मतलब हमारी जो यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं के बारे में बताया जाता है। 1948 ईस्वी में यह पुस्तक राहुल सांस्कृत्यायन ने यायावरों के मार्गदर्शन के लिए लिखी थी, एवं यात्रा को उद्देश्य माना
न कि मंजिल माना। इन्होंने राहुल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 769 ईस्वी में इनके द्वारा जो पहला कवि इन्होंने माना है सरहप्पा को माना है। बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 ईस्वी। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास शीर्षक से 1938 में इन्होंने प्रकाशित किया। ये भी मुख्य आलोचक के रूप में विद्यमान रहे। इस इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को ही लिखा गया है, इसीलिए इनके ग्रंथ को मुख्य रूप में रखा गया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों के द्वारा विभक्त किया है। पहला काल इन्होंने संधि काल माना है, दूसरा चारण काल माना है। ये दोनों काल जो है आदि काल के ही या वीरगाथा काल के ही विभाग माने गए, जिसे हम प्रारंभिक काल में संधि काल को रखते हैं, उत्तर काल में चारण काल को। भक्ति काल की अनुक्रमणिका लिखी, भक्ति काल रखा इन्होंने, फिर प्रेम काव्य रखा, राम काव्य रखा, कृष्ण काव्य में विभक्त किया भक्ति काल को। इन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि जो माने थे वह स्वयंभू कवि माने थे। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी को माना गया है इनके द्वारा, और इन्होंने अवधी भाषा का प्रथम कवि जो माना है वह अमीर खुसरो को माना है। इन्होंने युगीन धाराओं को सरल नाम दिए हैं, जैसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा को संत काव्य, निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा को सूफी काव्य धारा नाम दिया है। इनकी विशेष जो है ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा या निर्गुण शाखा माना, और सूफी काव्य धारा को इन्होंने माना है। धीरेन्द्र वर्मा संपादक जी रहे हिंदी साहित्य के। मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी में राजस्थानी पिंगल साहित्य को प्रस्तुत किया है इन्होंने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका भी विशेष योगदान रहा है हिंदी साहित्य में। द्विवेदी जी ने निम्नलिखित ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। द्विवेदी जी ने नाथ सिद्धों की वाणियां 1957 ईस्वी में प्रस्तुत की। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 ईस्वी में, संदेश रासक 1960 ईस्वी में, 10 रूपक 1960 ईस्वी में, आदि ग्रंथों का संपादन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी से माना है। द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की स्थापना को चुनौती दी। कथन द्विवेदी जी के द्वारा प्रस्तुत है, जो कि हमारे साहित्यकारों के साहित्य के बारे में इन्होंने बताए। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इन्होंने साहित्य को विशेष माना, हमारे समाज को विशेष माना। विशेष में मतलब मूल जो धारणा थी उसको प्रस्तुत किया। दूसरा कथन है, भक्ति आंदोलन न तो तद्युगीन हिंदू जाति कोई निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं 8वीं सती में जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। हिंदी का संत काव्य पूर्वी सिद्धोनाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप माना है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर भी या सुदूरकड़ी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास जी के बारे में इन्होंने लिखा है कि तुलसीदास जी की समन्वय भावना पर वक्तव्य है उनका। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि साहित्य मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य साहित्य के लिए। इसको आगे बढ़ाया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रकाशित करवा के 1941 में ब्रज रत्न दास
ब्रजरत्न दास जी ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का प्रकाशन 1941 ईस्वी में करवाया। श्री कृष्ण लाल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1942 ईस्वी में हुआ। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में हुआ। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास की योजना विक्रमी संवत 2014 में प्रकाशित हुई। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इस इतिहास की योजना संबद्ध जो विक्रमी संवत था 2010 अर्थात 1953 ईस्वी में स्वीकृत किया। इस ग्रंथ का प्रकाशन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने किया। यह ग्रंथ 18 भागों में विभक्त है। इसके अध्यायों को अलग अलग लेखकों ने लिखा है। इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया। साथ ही इसके लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया गया। जय किशन प्रसाद खंडेलवाल हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां जो है हमारी हिंदी साहित्य विभाजन के समय की जो हिंदी साहित्य की किताबें हैं पुस्तकें हैं जिनको महत्व दिया गया, उन्होंने इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में किया। शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, ये भी प्रकाशन शिव कुमार जी के द्वारा किया गया। आचार्य चतुर्सेन हिंदी साहित्य का इतिहास 1950 ईस्वी में किया गया। भागीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भी लिखा गया। डॉक्टर नगेन जी रीति काव्य की भूमिका हिंदी साहित्य का इतिहास 1958 में इन्होंने संपादित किया। परशुराम चतुर्वेदी जी द्वारा उत्तर भारत की संत परंपरा के बारे में बताया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, प्रथम भाग 1959 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1960 में पाठम में विमर्श के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किया। राममूर्ति त्रिपाठी आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में उन्होंने बताया। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में, इनकी भी कृति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदी साहित्य के विकास सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया गया है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1184 ईस्वी में माना है। डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में की गई। अज्ञेय हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास जो कि अज्ञेय द्वारा प्रस्तुत किया गया, और अज्ञेय जी की भी महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में किया गया। हिंदी साहित्य में हमारे बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने छोटी छोटी कृतियों के माध्यम से हमारे इतिहास को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें हमारे महेंद्र भटनागर जी हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल जिसके बारे में उन्होंने लिखा। रामगोपाल शर्मा दिनेश जी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास है। हिंदी परिषद प्रयाग हिंदी साहित्य के 4 खंड हैं इसमें। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक राधा वल्लभ संप्रदाय और सिद्धांत और साहित्य के बारे में इन्होंने बताया। जो राधा वल्लभ संप्रदाय हमारा बल्लवाचार्य जी से संबंधित माना जाता है। प्रभु दयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और साहित्य संप्रदाय के बारे में बताया। चंद्रकांत बाली जी पंजाब संप्रदाय और उसका साहित्य के बारे में बताया है। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी हिंदी वीर काव्य के बारे में उन्होंने बताया है। डॉक्टर सियाराम तिवारी जी मध्यकालीन खंड काव्य के बारे में बताया है। रामविलास शर्मा जी भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इनकी कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है जो वर्तमान समय में हमें उपलब्ध भी है। डॉक्टर हरदीप बाहरी जी प्राकृत साहित्य का इतिहास के बारे में बताया। डॉक्टर बच्चन सिंह जी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1986 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। प्रभाकर माचवी हिंदी साहित्य की कहानी। डॉक्टर रामप्रसाद मिश्र जी के द्वारा हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास। प्रभाकर माचवी जी के द्वारा हिंदी साहित्य की कहानी। गौरी शंकर जी सत्येंद्र के नाम से जो है उपनाम है इनका।
सत्येंद्र जी के द्वारा साहित्य की झांकी, यह 7 निबंधों के संग्रह में प्रस्तुत है। 7 निबंधों के संग्रह के रूप में माता प्रसाद गुप्त जी हिंदी पुस्तक साहित्य से इस ग्रंथ को आधुनिक समय का बीजक कहा गया है। बीजक कहा जाता है एक समूह काव्य संग्रह को। डॉक्टर सुमन राजी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का 2007 में